यस स्वर्णिमा, अपने बारे में कुछ बताइए। यस सर। सर मेरा नाम स्वर्णिमा है। मैंने अपनी क्लास 1 से क्लास 12 तक की एजुकेशन यूपी बोर्ड से हिंदी माध्यम में प्राप्त करी है। बीटेक मेरा HBTI कानपुर से है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। अदर देन दैट मैंने MBA किया हुआ है IMT गाजियाबाद से, इंटरनेशनल बिजनेस और ह्यूमन रिसोर्स में। एंड मेरे पास MNC में वर्क एक्सपीरियंस है, फ्रॉम द सीनियर डिजाइन इंजीनियर टू टीम लीड। बहुत बढ़िया। और आपका ऑप्शनल क्या रहा है यूपीपीएससी में? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप कर रहा है, बहुत सुंदर। जी सर। आपका तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिख रहा है स्वर्णिमा की। आपने बीटेक किया है, बीटेक के बाद आपने MBA किया है, और फिर जी आपने सर। काफी लंबे समय तक प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया है। तो जी एक सर। अच्छी लाइफ में आप थी, एक अच्छी लाइफ आप जी भी रही थी, मेंटेन कर रही थी। तो व्हाई जी आर यू सर। कमिंग हियर, सिविल सर्विस क्यों? सर इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन इज दैट कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है, बीइंग अ इंडियन स्टूडेंट, उसमें मैंने अपना प्राइवेट जॉब में सेचुरेशन ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। मेरे पास करने कुछ नहीं था। जॉब इज बिकम वेरी रोबोटिक टाइप, 9 to 5, एंड आई नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, नथिंग न्यू। फर्स्ट रीजन इज दिस। एंड सेकेंड रीजन इज दैट कि मैंने रियलाइज किया कि लाइफ में मनी वाला पार्ट और फेम शो ऑफ वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी which give me internal satisfaction. So that I decided कि मेरे पर्सनल ग्रोथ को और सोसाइटी के ग्रोथ को इंटीग्रेट करने के लिए सिविल सर्विस इज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? जब आप सिविल सर्वेंट आप बन जाते हैं और आप सोचें इस बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अगला स्टेप क्या होगा? आपने ह्यूमन जो एक डिजायर होती है, आपने 3 स्टेप बताए कि मेरी जो एक मनी की डिजायर थी वो सब कंप्लीट हो गई थी, तो मैं सोसाइटी के लिए आया हूँ। अगला स्टेप क्या होता है यूनिटी के अंदर? हम बात करें तो एक मानव का अगला स्टेप क्या होना चाहिए इसके बाद? सर एक होता पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जो मुझे अब चाहिए कि मैंने जो काम किया उसके लिए मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिले और मुझे सेटिस्फाइड हो कि मैंने किसी की लाइफ में कोई वैल्यूएबल चेंज करा है। तो Okay. मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है। आजकल एक चीज सुन रहे होंगे आप, यूनिकॉर्न। जानते हैं यस सर। यूनिकॉर्न? यस सर। सर यूनिकॉर्न क्या होता यूनिकॉर्न है? इज, सर कंपनीज होती हैं जो विद इन अ ईयर या बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में 1 बिलियन की मार्केट वैल्यू अचीव कर लेती हैं। ओके, 1 मिलियन की मार्केट ऐसी वो कर लेती है, उनको आपने यूनिकॉर्न ही क्यों कहा? यूनिकॉर्न नाम क्यों रखा गया उनका? सर दिस इज द वेस्टर्न फिलोसफी, जिसमें कि यूनिकॉर्न एक तरीके का जानवर है जो उन्होंने दिखाया हुआ है, आपने और वो पढ़ा है रेसेस या अभी खोल के आप, आगे निकल जाता है। आपने ये चीज पढ़ा है यस। या अभी आप बोल रहे हैं सही? नहीं सर, मैंने एक यूट्यूब पे सुना था कि व्हाई दे आर कॉल दिस यूनिकॉर्न, तो मैं तो उसके क्या हिसाब हम, से बता रही हूँ, बट नॉट वेरी श्योर लॉजिकल। स्वर्णिमा, क्या हम यूट्यूब की नॉलेज को ऑथेंटिक माने? नहीं सर, ऑथेंटिक तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि दैट्स ओनली नॉट एग्जैक्टली, आई नो दैट दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट बहुत, इट इज। आप सॉरी बोलिए, अगर नहीं पता है सॉरी बोलिए, इसमें कोई तनाव वाली बात नहीं है कि आप उसको बताना ही जरूरी है, ऐसा कोई वो नहीं होता। आप कुछ सब कुछ जाने ऐसा जरूरी नहीं होता स्वर्णिमा, ठीक है ना? जी चलिए, सर। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे यूनिकॉर्न की, मैं बात कर रहा था। जी सर। आपका तो बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है। क्या आपके मन में कभी ये नहीं आया कि आप एक यूनिकॉर्न बनाएं और खुद आप यूनिकॉर्न बनाकर कई सारे युवाओं को रोजगार दें, एम्प्लॉयमेंट दें? आपने जैसे कहा कि मुझे सोशल सर्विस करने की डिजायर है, तो ये तो आप यूनिकॉर्न बनाकर भी सैकड़ों हजारों युवाओं को रोजगार दे सकती थी। आपके माइंड में ऐसा नहीं आया? सर नहीं, एक्चुअली इन द लास्ट 3 years आफ्टर क्विटिंग माय जॉब, 3 years मैंने अपना वेंचर चलाया था। आई ओके। वाज स्टार्टेड माय ओन वेंचर विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स। पर उसमें जो मनी वाला फैक्टर था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। बाय हुक और बाय क्रुक आई नीड टू अर्न मनी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा था। दैट्स आई डिसाइडेड कि नहीं, मनी वाले फैक्टर में, दिस इज द माय वीकनेस, आई विल से कि मैं मनी वाले फैक्टर में बाय हुक बाय क्रुक नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज जैसे हम देखते हैं स्वर्णिमा, पीपीपी मॉडल है ना? और एक प्रशासनिक जी अधिकारी सर। से अपेक्षा की जाती है
कि वो थोड़ा बहुत मनी माइंडेड भी होना चाहिए, केवल अपने नहीं कि ये नहीं कि वो कमाए या ये करे, लेकिन आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर आपको क्या करना है, काम करना है। तो जब जी आप सर। प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके काम करेंगी, तो आप कह रही हैं कि आप मनी माइंडेड नहीं हैं, आप पैसे के बारे में थोड़ा कम्फर्ट नहीं रहती हैं, तो कैसे आप प्लानिंग को, नीतियों को लागू कर पाएंगी? सर किसी भी नीति को लागू करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मनी माइंडेड होना जरूरी है, क्योंकि हमें रूल्स रेगुलेशंस विद हमारे कुछ विवेकाधिकारों के साथ हमें मिलेंगे, तो हमें उस दायरे में ही काम करना है, तो उसमें मनी जैसी कोई चीज नहीं आती है। आप अगर मनी को लेकर नहीं चलेंगे, अर्थव्यवस्था तो हर चीज का पॉइंट होता है, बेस होता है ना? इकोनॉमी, इकोनॉमी को अगर आप दूर भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी, राजनीति के ऊपर लिखी, जी लेकिन सर। पूरा किताब का नाम भी क्या था? अर्थशास्त्र था। जी सर। और आज भी आप देखते होंगे भारत के अंदर जो बेरोजगारी की बातें चल रही हैं, या तमाम तरह जी का भी, सर। जैसे कल जीएसटी बढ़ा दिया गया आटे के ऊपर, दही के ऊपर, पनीर के ऊपर, तो ऐसे में जी। कैसे आप प्लानिंग को फिर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज में इकोनॉमी जुड़ी हुई है। नहीं, ऐसा एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे अपने लिए, मतलब टू ओके। ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ अगर बाय हुक बाय क्रुक करनी है, तो वो नहीं करना चाह रही हूँ मैं, कि किसी भी तरीके से मैं अपने आप को ग्रोथ करूं, बस एनी हाउ आई नीड ग्रोथ, आई नीड ग्रोथ, क्योंकि चलिए एक मनी वाला सिचुएशन फैक्टर। आपको, स्वर्ण में एक जी सर। सिचुएशन आपको देते हैं। जी सिचुएशन सर। ये है कि आपको एक वेलफेयर प्लानिंग आपको क्या करनी है, जमीन पर लेकर आनी है। आप एज एसडीएम काम कर रही हैं, और एक आपकी लोक कल्याणकारी कोई योजना है, उसको जमीन पर आपको लेकर आना है। लेकिन जी सर। क्षेत्र के कुछ नेता, वो सामाजिक कार्यकर्ता आपको क्या कर रहे हैं, बीच में अड़ंगा अड़ा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ बैरियर डाल रहे हैं। तो उस समय आपको एक सुझाव दिया जाता है कि बाई हुक बाई कुक कैसे भी करके आपको क्या करना है, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप करेंगी या नहीं करेंगी, या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे? नहीं सर, बिल्कुल करूंगी। मेरी पहली कोशिश होगी कि जो लोग बाधा डाल रहे हैं उनसे मैं पर्सनली मिलूं, और उनके बाधा डालने की वजह जानूं कि वो क्यों बाधा डाल रहे हैं, और उनका तार्किक पक्ष भी समझूं कि क्या उसमें कुछ तर्क है, क्या उसका कुछ समाधान निकाला जा सकता है। अगर ऐसी चीजें हैं तो हम लोग मिलकर एक मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश कर सकते हैं, कि जिससे लेकिन उनकी अगर वो अपेक्षाएं भी राजनीतिक पूरी हो। उद्देश्य से, मान लेते हैं स्वर्ण में, अगर वो राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहे हैं, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सर उस स्थिति में भी मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा अगर कोई है, तो वो समाज से अलग नहीं हो सकता, समाज के विकास पे ही उनका पॉलिटिकल एजेंडा चलेगा। और ये जो काम हम वेलफेयर स्कीम कर रहे हैं, ये वेलफेयर है, तो इससे उनका पॉलिटिकल एजेंडा कहीं ना कहीं इन फ्यूचर फुलफिल ही होगा, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट ऑल्सो। तो बहुत वो बढ़िया, इस काम में अड़ंगा ना डालें। बहुत बढ़िया। जी। स्वर्णिमा, जिस प्रकार का भी माहौल पूरे देश में चल रहा है, और आप जैसे जी सर। टीवी पर देखते होंगे, चारों तरफ जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं, ऐसे में आपको क्या विचार है, आपको क्या सा लगता है कि ये एनवायरनमेंट क्या देश को किस डायरेक्शन की ओर लेके जा रहा है, डेवलपमेंट की ओर, या कहीं कुछ पार्टीशन जैसी बातें लग रही है फिर दोबारा से आपको? नहीं सर, पार्टीशन तो इट्स वेरी बिग वर्ड, मतलब ये तो नहीं है। पर हाँ, एक जो असहिष्णुता आ गई हमारे समाज में, उसको लेके मैं खुद भी बहुत चिंतित हूँ। एक असुरक्षा, असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, जो कि समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए या हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी नहीं हो रही है, तो उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। आपको लगता है कि असहिष्णुता आ रही है समाज में? जी सर। सहिष्णुता क्या होती है? टॉलरेंस होता है कि अगर मेरी अपनी भावनाएं हैं, मेरे अपने विचार हैं, उनको समझने के साथ साथ मैं दूसरे की भावनाओं और विचारों को और उसकी इच्छाओं को भी एक स्पेस दूं, और उसके साथ एक तालमेल बैठाने की कोशिश करूं। किसी को भी ऊपर, अपनी भावनाओं को या सामने वाली भावनाओं को, किसी को भी ऊपर या नीचे रख के देखने की जगह मैं एक संतुलन बैठाने की कोशिश करूं थोड़ा। इसको सहिष्णुता मैं मानती हूँ। बहुत बढ़िया। स्वर्णिमा, आप ये बताइए, आप मुझे कोई जी सर। एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आपने कहा कि देश में असहिष्णुता हो रही है। मुझे कोई एग्जाम्पल दीजिए, आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कोई? सो जैसे कि असहिष्णुता, अभी अगर मैं कहूँ कि लखनऊ में जो केस हुआ है लूलू माल वाला, हम्म। उसमें नमाज पढ़ने का भी
कंट्रोवर्सी है कि वो नमाज थी कि नहीं थी, या दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो वो एक अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भावना से प्रेरित होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन जैसा था, तो उसको असहिष्णु करेंगे, क्योंकि जो वो लोग कर रहे थे, जो भी व्यक्ति थे, तो उनको भी पता था कि वो उनके लिए सही उचित स्थान नहीं है, क्योंकि वो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान था, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज ही कहा कि वो एक व्यावसायिक उससे बना हुआ प्रतिष्ठान है, वो सार्वजनिक स्थान नहीं है। तो ये असहिष्णुता की श्रेणी में आता है कि आपको भी पता है कि वो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, तो वहां पे इस तरीके की चीजें किसी के लिए भी अलाउ नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म के लिए नहीं अलाउ होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है। जी सर। क्या मुझे भारत की आप प्राकृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमा बता सकते हैं? तीनों सीमा भारत की। जी सर, प्राकृतिक सीमा की बात करूँ तो उत्तर में हिमालय है, अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये प्राकृतिक सीमा होगी। और अगर मैं इसकी राजनीतिक सीमा की बात करूं तो अगेन सेम ही रहेगी, एक्सक्लूडेड कि जो हमारा पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हमने मैनुअली बनाया हुआ है, अध्यारोपित सीमा में आता है। ओके। और दूसरी सीमाएं अन्य, भौगोलिक और राजनीतिक? सर राजनीतिक तो यही हो गई, राजनीतिक की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक सीमा जो हमारे यहाँ हिमालय के साथ लग रही है, नेपाल के साथ। और अध्यारोपित बॉर्डर जो हमारा है वो है LAC LOC, और नेपाल के साथ हमारी कोई ऐसी कोई वो नहीं है, सीमा को लेकर थोड़ा बहुत विवाद है। और बांग्लादेश के साथ भी हमारी जो सीमा है। आप ये कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी सीमा है वो आपकी भौगोलिक सीमा नहीं, वो आपकी राजनीतिक सीमा है। राजनीतिक सीमा सर, ठीक है। यस सर। भौगोलिक सीमा? सर भौगोलिक सीमा जो भूगोल की वजह से, मतलब भौगोलिक स्थलाकृतियों की वजह से बनी हुई है, जैसे हिमालय हो गया, अरब सागर हो गया, वो तो आपने प्राकृतिक सीमा बोली है। तो उसको ही मैं भौगोलिक और प्राकृतिक दोनों में रख रही हूँ। अक्षांश देशांतर में नहीं बताएंगी आप? अक्षांश सर, अगर अक्षांश की बात करूँ तो 8 डिग्री 8 डिग्री 6 मिनट से 31 डिग्री तक हमारा है अक्षांश में। और देशांतर में है 9725 ईस्ट से लेके 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट तक। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने बीटेक भी किया हुआ और एमबीए भी किया हुआ, इसके अलावा आपने ह्यूमन रिसोर्सेज से आपने एमबीए किया हुआ है ना? जी सर। ह्यूमन रिसोर्सेज से। भारत के पास अब विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, जी सर। 2023 में हो जाएंगे। इसमें जी सर। युवा आबादी सबसे बड़ी आबादी है। जी सर। कैसे देखते हैं आप इस पॉपुलेशन को? आपका ज्योग्राफी भी है और आपने तो एमबीए भी इसी में किया है। सर जो युवावादी है हमारी, वो हमारे लिए लाभांश है एक। और अगर हम उनकी शिक्षा पे या फिर उनके जो व्यावसायिक शिक्षण है, कौशल विकास है, उस पर अगर हम विशेष ध्यान दें, तो हम एक अच्छा मानव श्रम दे सकते हैं, जो कि न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, बल्कि विश्व के अलग अलग जो देश हैं जिनकी जनसंख्या कम हो रही है या जिनकी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, उनको भी हम सेवा प्रदान करके विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। ओके। अभी अग्निपथ को लेकर आपने सुना होगा, काफी बहुत बवाल हुआ था देश में, काफी ज्यादा प्रदर्शन हुए थे, हिंसा भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई। आप कैसे देखते हैं अग्निपथ जी सर। योजना को? क्या आप सही मानते हैं हमारी आर्मी के शक्तिकरण के लिए? सर आर्मी की अगर बात करूँ तो मैं इसको ठीक मानती हूँ। आर्मी के लिए कुछ, जैसे मेरे अपने सुझाव हैं कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। जैसे कि राजनीतिक पार्टीज जो हैं उनको इस बारे में, अगर रक्षा मंत्रालय कमेंट कर रहा है, अपने स्टेटमेंट दे रहा है, वहां तक ठीक है, पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जैसे बीच में कहना शुरू करा कि हम उनको गार्ड की नौकरी दे सकते हैं, तो वो एक थोड़ा निगेटिव मुझे लगा। किसी को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो हमारे जवान है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने अभी अपने इंटरव्यू का लेटर भरा, तो उसमें एक तरीके से उन्होंने एक चीज लिखी हुई है कि अधिमानी में कहीं ना कहीं वो अग्निपथ से जो रिटायर होके आएंगे बंदे, उनके लिए एक पॉजिटिव है कि अगर आपके पास ये है तो वी विल प्रेफर यू। तो ये पॉजिटिव है, मुझे इसमें कोई निगेटिव नहीं लग रहा कुछ।
चलिए बहुत बढ़िया। जी अभी सर। थोड़ा सा समसामयिक में बात करते हैं। श्रीलंका को लेकर आपको क्या देख पा रही हैं, श्रीलंका का भविष्य? सो श्रीलंका का भविष्य जो आईएमएफ की है उसको उसकी शर्तें के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्ज बहुत ज्यादा है और उसको कोई भी देश पूरी तरीके से कंपनसेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए उनको आईएमएफ के ही पास जाना पड़ेगा। दिस इज द ओनली एंड द वन सोल्यूशन। आईएमएफ के पास जाना होगा। आईएमएफ तैयार है लोन देने के लिए श्रीलंका को? जी सर। पढ़े हैं इस इशू को या नहीं, सर या कुछ और क्वेश्चन सर करें? सॉरी। कुछ और क्वेश्चन करें या हेलो पढ़े हैं इस टॉपिक को, इस इशू को पढ़े हैं आप स्वर्णिमा? सर, जितना मैंने इसको अभी तक मैं फॉलो कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो उस बेसिस पे सर मैं जवाब दे सकती हूँ। बेल आउट पैकेज आईएमएफ देता है इस प्रकार के इश्यूज में, सुना इस बारे में आपने? और भी देशों को दिया है बेल आउट पैकेज। स्वर्णिमा, सुना है आपने बेल आउट पैकेज के बारे में? यस सर। आईएमएफ इस प्रकार की इकोनॉमी को, जब इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो बेल आउट पैकेज देता है। जानते हैं इस बारे में कुछ? आप सुन पा रहे हैं स्वर्णिमा या नहीं? तो मैं पूछेगा आपसे, आपने बेल आउट पैकेज के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है बेल आउट पैकेज? सर, बेल आउट पैकेज में यही है कि आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आपको आपके कर्ज को चुकाने के लिए आपको पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ उनकी शर्तें होती हैं जिनको आपको मानना होता है। ओके, तो ये देश या आईएमएफ देता है इस प्रकार का बेल आउट पैकेज? सर, अभी जो जितना बड़ा लोन जिस स्थिति में श्रीलंका है उस स्थिति में तो आईएमएफ ही इज अ रिलायबल थिंग, जो कि चीजों को बेल आउट भी कर सकता है और बाकी चीजों को सुलझाने में मदद भी कर सकता है अपना टेक्निकल गाइडेंस देकर, ताकि बहुत फ्यूचर में उनको ऐसी प्रॉब्लम ना आए। स्वर्णिमा, आप जो देखती हैं श्रीलंका के अंदर जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे दो आपको ऑप्शन दूंगा, आप एक जी चूज कीजिएगा। श्रीलंका में जो इश्यू है वो इकोनॉमिकल है या पॉलिटिकल है? जी। इकोनॉमिकल इश्यू है या पॉलिटिकल इश्यू है? सर, इकोनॉमिकल की वजह से पॉलिटिकल हो सर, कंफर्म? इकोनॉमिकल की वजह से पॉलिटिकल हो गया है। मेन कंफर्म? इशू इज द इकोनॉमिकल। कंफर्म? राजपक्षे फैमिली का यस सर। इश्यू लग रहा है यस आपको? सर। चलिए, क्वेश्चन लास्ट प्रश्न मैं आपसे करूंगा, फिर राजेश सर आपसे बात करेंगे। जी मेरा सर। भी प्रश्न आपसे जी है। सर। हमने अग्निपथ के बारे में बात भी की, श्रीलंका के बारे में बात की, आपकी ज्योग्राफी भी आपसे चर्चा हो गई। हेलो। करंट इश्यूज में अभी प्रेजेंट यस मूड क्या सर, चल कैन रहा यू है? सर कैन यू होल्ड फॉर नहीं आ रहे थे। हाँ, अभी तो ठीक है। ये बताइएगा, करंट में और क्या इशू आपको लगता है प्रेजेंट में चल रहे हैं श्रीलंका क्राइसिस के अलावा? सो एट प्रेजेंट करंट में जो इशू, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखूं तो आई I2U2 का इशू है जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की सोशल मीडिया के ऊपर, सुना था इस बारे में आपने? कुछ पढ़ा है? सॉरी सर, फिर से आप चलिए, रिपीट करेंगे आप? मैंने कहा मैं कि क्वेश्चन नहीं सुन पाई। हाँ, जी। सोशल मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कुछ दिन पहले कमेंट किया गया, टिप्पणी की गई। सर, नुपुर शर्मा के केस में करी गई थी कि सोशल मीडिया को हमें लगाम लगानी चाहिए, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने नुपुर शर्मा का केस सुना था उसमें था एक
जिसके लिए उनको थोड़ा सा शायद ट्रोल भी करा गया था नेट पे। क्या था नुपुर शर्मा केस? सर नुपुर शर्मा केस को मैं एग्जैक्ट तो मैं नहीं, मुझे पता है कि उन्होंने, पर ये था कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की पर्सनल लाइफ पे कोई ऐसा कमेंट करा था जिसको लेके काफी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल तक उनका अपोज किया गया था। तो क्या ऐसा अगर कोई कमेंट करता है तो क्या जिस प्रकार की नारेबाजी हुई, जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्या वो सही है? अगर ऐसा कमेंट करने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो? सर क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमें यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो पर्सनल लेवल पे करा जा सकता है, पर यह है कि उसको दंगे का रूप देना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सीमा तक खराब करना, ये ठीक नहीं है। क्या हमको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी के आस्था को, किसी के रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन उठा देना चाहिए, उन पर कुछ टिप्पणी करनी चाहिए, अगर हम वाक अभिव्यक्ति की बात करें तो? नहीं सर, क्योंकि नहीं सर, क्योंकि ये युक्तियुक्त प्रतिबंध है कि आपकी वाक और अभिव्यक्ति किसी के मान सम्मान पे नहीं आनी चाहिए, कोई व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, और ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक पूरे धर्म के खिलाफ जा रही थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वाक अभिव्यक्ति में ये वाली चीजें नहीं आती कभी भी, कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें, क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है। बहुत बड़े स्वर्ण। अभी आपसे राजीव सर बात करेंगे, आपसे राजीव सर बात करेंगे। हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर, आई एम फाइन। ग्रेट। स्वर्णिमा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं प्लीज कि आप किस सिटी से हैं, और अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। यस सर, सर जस्ट आई बिलोंग टू कानपुर, और मेरे बोथ पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, और मेरा ब्रदर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है। ग्रेट। या तो दिस इज द ओनली रीजन कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई और रीजन है जिसने आपको डिराइव किया इस फील्ड में आने के लिए? सर जैसा कि मैंने पहले भी सर को एक्सप्लेन किया था कि एक जो एज फैक्टर के साथ जो मनी वाला फैक्टर है, वो मेरा थोड़ा चार्म खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि जो अपने अंदर का संतोष होना चाहिए, आप काम कर रहे हो तो उसमें एक संतोष भी मिलना चाहिए, उसको केवल मनी के साथ नहीं इवेल्युएट करना चाहिए। उस वाले मोड की वजह से उसने मुझे मोटिवेट किया कि कुछ ऐसा हो जिसमें मनी तो हो, क्योंकि सैलरी तो चाहिए ही, बट आप जो काम करो उसका एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा पॉजिटिव किया कि दूसरे की लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, and you are giving something to society. आपको क्या लगता है कि आप बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के ही सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं? जैसे अगर आप बिल नहीं गेट्स की बात करें और बाकी और भी लोग की बात करें, वो भी नहीं सर, सोसाइटी को। सर डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है। जैसे मेरा जो एक बेसिक नेचर है, जो मैंने अपने लाइफ के साथ समझा अपने आप को, कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ और किस चीज में अनकंफर्टेबल हूँ, तो उस अपने नेचुरल नेचर को भी साथ में रखकर मैंने ये डिसीजन लिया है कि एडमिन मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दिस इज योर थर्ड अटेम्प्ट, राइट? यस सर। तो 2019 2020 में क्या आपका रिजल्ट रहा था? और ज्योग्राफी ऑप्शनल में नंबर नहीं थे, बाकी तो इट्स गुड। अराउंड 100 ±5 मेरे सारे जीएस में रहे हैं, और इन द इंटरव्यू इट्स 65 and 67. Geography optional is the only and the only reason to not to get selected. okay, and you are the BTech also, so why you have chosen the geography optional? Because you are basically from the science. सर ज्योग्राफी जैसे ड्यूरिंग माई बीटेक एंड ड्यूरिंग माई एमबीए बोथ, ज्योग्राफी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी स्टडीज का पार्ट रहा है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि हमें एक चिप को डिजाइन करना है या उसको वैलिडेट करना है, तो उसके साथ आता है कि वो किस टेम्परेचर पे काम कर रही है, ह्यूमिडिटी कितनी उसको मिलने वाली है, कितना उस पर प्रेशर आने वाला है, क्या वो स्पेस में जाने वाली है या वो क्या अंडर द सी जाने वाली है,
तो इन सब चीजें, दिस इज द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ज्योग्राफी, दैट्स व्हाई आई चूज ज्योग्राफी। गुड, वेरी गुड। मैंने भी सुना, काफी सारे क्वेश्चंस आपने बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दिए। मुझे ये बताइए कि यूपी में, हमारे स्टेट में शिक्षा का स्तर आप क्या समझते हैं कि किस लेवल पे है? क्या इसमें और सुधार की गुंजाइश है, या अगर हम लोग लैग कर रहे हैं तो किस कारणों से लैग कर रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं स्वर्णिमा जी सर, जी सर, जी सर। जी? अ, सर मैं आपका क्वेश्चन लास्ट रिपीट क्वेश्चन करूं? मैंने नहीं सुना था। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ जैसे जी आप सर। बेसिकली कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो यूपी स्टेट में शिक्षा का स्तर आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा है, या इसमें भी और सुधार की गुंजाइश है? अगर सुधार की गुंजाइश है तो आपको क्या लगता है किन किन फील्ड में हमको सुधार करना चाहिए? सर अगर मैं शिक्षा के स्तर की बात करती हूँ तो मुझे इसको दो पार्ट में बांट के देखना चाहिए, एक शहरी और एक ग्रामीण। अगर मैं शहरी परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ऐसे शहरों को देखती हूँ, शिक्षा का स्तर संतोषजनक है। पर वहीं पे अगर मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात करती हूँ तो शिक्षा का स्तर चिंताजनक है। हम्म, और मेरे सुधार करने की बात है तो मेरी पहली कोशिश रहेगी कि एक तो सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो, हम्म, और जो सरकार की तरफ से जो भी चीजें चल रही हैं बच्चों के लिए, जैसे एम, अटल हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, या युविका हो गया, इस तरीके की चीजों में बच्चे पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके व्यक्तित्व का भी विकास हो और देश को आगे उनके उससे लाभ भी मिले जब वो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। हम्म। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन की, हम बात करते हैं हमारे इंडिया में एजुकेशन की, तो बेसिक डिफरेंस कुछ जी आइडिया है आपको कि क्या डिफरेंस रहता है? सर, जो फॉरेन एजुकेशन है इट्स एप्लीकेशन बेस्ड, मोर एप्लीकेशन बेस्ड। एंड हमारी जो एजुकेशन है इट्स मोर लॉ, रूल्स, बुक बेस्ड बेसिकली। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है हमारी एजुकेशन में विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ठीक बात है। तो यही चीज मैं पूछना चाह रहा था कि इनोवेशन जो हमको करना है, तो अगर हम प्रैक्टिकल बेस करेंगे तो इट विल बी बिकम मोर इजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स। आत्मनिर्भर भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ बोलते हैं इस बारे में, तो कुछ आइडिया है आपको? सर जैसे प्रैक्टिकल बेस की मैं बात करूं तो नीति आयोग ने जो अपने स्टेप्स चला रखे हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, और अगर मैं थोड़ा हायर में जाऊं तो स्टार्टअप इंडिया इनो और स्कॉलरशिप्स हैं बहुत सारी जो दी जा रही हैं, तो उससे हमारा प्रैक्टिकल और रिसर्च दोनों में ही इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं काफी, क्योंकि काफी स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं। ओके, हाउ यू डिफाइन द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क और सो स्मार्ट वर्क को आप हार्ड कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क इज द थिंग। सर अगर मैं हार्ड वर्क की बात करती हूँ तो इट्स अगर डिपेंड अपॉन द रूल्स एंड सेट पैटर्न आई हैव व्हाट टू डू। अगर वो पहले से सेट पैटर्न डिसाइडेड है और उस पे ही मैं चल रही हूँ विदाउट थिंकिंग कि इससे कितना आउटपुट आ रहा है इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैं हार्ड वर्क में काउंट करती हूँ। और अगर मैं उसमें अपनी इनोवेशंस यूज कर रही हूँ या किसी आपकी वॉइस नहीं आ रही है स्वर्णिमा जी। जी जी, यस प्लीज कंटिन्यू। यस, अंतर स्मार्ट वर्क की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट वर्क में होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप उसका लॉजिक समझे कि उससे क्या आउटपुट आने वाला है और आप उसमें फर्दर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज आदमी को हार्ड वर्कर होना हेलो चाहिए या स्मार्ट वर्कर होना चाहिए? सर, हार्ड वर्क इज जैसे मैं, यस प्लीज। सॉरी सर मैं कोई क्वेश्चन नहीं। मैं ये कहना पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए? हार्ड वर्किंग के गुण होने चाहिए या स्मार्ट वर्किंग के गुण होने चाहिए? शायद आपका इंटरनेट क्वेश्चन रिपीट कर।
मैं अभी नुपुर शर्मा का सर ने पूछा था केस, तो अगर ये केस जी आपके सर। कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता, जहाँ पे आप एसडीएम होते, तो आपको किस जी तरीके से सर। इसको हैंडल करते? सर डिपेंड करता है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन होती, अगर लॉजिक उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन फाइल होती तो मैं उसके थ्रू जाती। अदर देन दैट अगर नहीं होती उनके अगेंस्ट कंप्लेन तो फिर मैं, अगर माहौल खराब हो रहा है तो उसको हैंडल करने की कोशिश करती, और बाकी में अब तक कि इस मामले पे कोई फर्दर एक्शन लिया जाए। अच्छा अच्छा, ये बताइए, श्रीलंका के बारे में भी अभी आप बात कर रहे थे। कई बार हम न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ते जी हैं सर। कि इंडिया की भी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी, या पाकिस्तान की भी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इंडिया किस तरह से डिफर करता है श्रीलंका से, जिसके के कारण हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका, और इंडिया की इकोनॉमी टोटली डिफरेंट है, जो कि इस वर्स्ट कंडीशन में नहीं पहुंचेगी? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? जो इंडिया है, इंडिया की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं, अगर मैं उनके लोन्स की बात करूँ जो फॉरेन इंस्टीट्यूट से लेते हैं, तो वो किसी एक इंस्टीट्यूट पे नहीं डिपेंड है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट। अदर देन दैट उन्होंने एक बैलेंस बना रखा हुआ है अपने फॉरेन बिजनेस के लिए। उनके पास मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, ताकि अगर किसी एक कंट्री में क्राइसिस आए भी तो हम उसको दूसरी कंट्री के साथ, अपने बिजनेस के साथ कंपनसेट कर सकें। स्थिति श्रीलंका में नहीं थी, उनका बहुत बड़ा डिपेंडेंसी चाइना पे ही चला गया था। दिस इज द ओनली रीजन फॉर देयर इकोनॉमिक कोलैप्स। चाइना पे चला गया था, टूरिज्म पे उनका काफी सारा डिपेंडेंसी था, तो कोविड आया तो उसके कारण टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया, तो उसका इम्पैक्ट उन पे बहुत ज्यादा पड़ा। यूं भी कह सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें कि काफी सारी एक्टिविटीज रहती है। इकोनॉमिक्स में टूरिज्म भी आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारी चीजें भी रहती है, जो कि श्रीलंका में नहीं थी। जी सर। बहुत अच्छी बात है, काफी कुछ आपने बताया। एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइए, लिंगानुपात क्या होता है, क्या समझते हैं आप? जी सर। सो सेक्स रेशियो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ फीमेल ऑन 1,000 मेल, दिस इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। हम्म। ठीक है। और अगर आप अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई कारण से सिलेक्शन नहीं पाती हैं, तो आपकी जिंदगी में आगे क्या करने का आपने सोच रखा है? आपके क्या ड्रीम्स हैं? सर अगर नहीं ऐसा होता है, अभी तो फिलहाल 1-2 साल मैं अटेम्प्ट लूंगी। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो जो मैंने अपने 3-4 साल की प्रिपरेशन में जो भी क्वालिफिकेशन मैंने ली होंगी उसको मैं आगे लोगों को देने में करूंगी, उसी को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने। शायद आपका नेट वापस डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। स्वर्णिमा, आपके बारे में फीडबैक में, हाँ स्वर्णिमा, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, थोड़ा सा जी इसको सर। जी आप सर। रिकॉर्डिंग में आपको ये मिल जाएगी ये वाली, तो पेन से नोट करने की जरूरत नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे तो आप उसको सुन लीजिएगा दोबारा से। आपने कहीं जगह एक दो चीजें मैं कहूंगा कि आपको जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे नुपुर शर्मा केस की ओर आप लेकर गए ओके ना, सर। इस केस की ओर आपको जाना ही नहीं था। कोशिश ओके। करना है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनकी तरफ अगर बोर्ड जाए तो बात अलग है, लेकिन आप ऐसा कोई उत्तर रिप्लाई न दें कि आप उस ओर चल दें। मैंने आपसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल ओके मीडिया सर। पर क्या टिप्पणी की, तो आप टिप्पणी बताते हैं। आप क्यों बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा केस में ये बोला गया? आपने एक डायरेक्शन दे दिया, मैंने भी वही आपसे क्वेश्चन पूछा, फिर राजीव सर ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना? और हेलो। हाँ समझ में सुन पा रहे हैं? यस आप एक सर। काम कर लीजिए, आप एक वीडियो अपनी बंद कर लीजिए तो आपको वॉइस ठीक आ हेलो। जाएगी।
स्वर्णिमा, आप अपनी वीडियो बंद